तो आज हम लोग चरक पार्ट 2 के सिद्धि स्थान के तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बस्ती सूत्रीय सिद्धि स्थान अध्याय। तो इसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जल्द से जल्द कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो निरुबस्ती प्रकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। निरुबस्ती प्रकरण पूरा का पूरा निरुबस्ती का जो भी सिस्टम है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लें, अग्निवेश ने 10 प्रश्न पूछे हैं। पुनर्वसु आत्रेय से 10 प्रश्न पूछे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। पुनर्वसु आत्रेय से 10 प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ रहा है कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बस्ती देनी चाहिए। तो बहुत ही आसान है। दोष, औसत, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व, भयो, बलानी। ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि चरक ने 9 परीक्ष भाव बोले हैं। यहाँ पर सूत्र स्थान में जो है 11 परीक्ष भाव बोले हैं। यानी सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में 11 परीक्ष भाव बोले हैं। प्रकृति और शरीर को भी जोड़ा है। और इसमें लास्ट में ये देखिए 12 परीक्ष भाव भी गिनाए गए हैं। वो कहाँ पर हैं? उसमें अग्नि को भी माना है विमान स्थान में। तो विमान स्थान के प्रथम अध्याय में जो है प्रकृति को कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 12 परीक्ष विषय बताए गए हैं निरुबस्ती देने से पहले। तो सिद्धि स्थान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो 9। आगे बात हम लोग कर रहे हैं कि चक्रपाणी ने कितने परीक्ष भाव माने हैं। तो आंसर रहेगा 10। अब यहाँ पर बात की जाए कि बस्ती नेत्र किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि त्रपु किसका पर्याय है। त्रपु जो है रांगा का पर्याय है। और रीति किसका पर्याय है? तो रीति जो है पीतल का पर्याय है। ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है कि बस्ती यंत्र जो है किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, किन किन धातुओं का होना चाहिए। सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, कांसा। अस्थियों का भी प्रयोग किया गया है और लोहे का भी प्रयोग किया गया है। लकड़ी, दांत, यहाँ तक कि भैंस की जो है सींग का भी प्रयोग किया गया है, जो अंदर से सुशील होनी चाहिए, खोखली होनी चाहिए। तो बस्ती नेत्र को बनाने के लिए इन धातुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें कर्णिकाएं कितनी होती हैं? तो टोटल में 3 कर्णिकाएं होती हैं। तो कर्णिकाएं क्या होती हैं? ये बस्ती यंत्र आप लोगों को टोटल बना दिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसमें नोट कीजिएगा कि ये जो यंत्र है ये लोहे का बना हुआ है, सोने का मान लीजिए बना हुआ है, कोई मेटल है ये। और ये है बस्ती पुटक। ठीक है। बस्ती नेत्र ये है और ये है बस्ती पुटक। इसमें ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है मेटल्स का बना होता है। इसमें सारी डिटेल्स आप लोग को यहीं पे बता देता हूँ कि इसमें कितनी कर्णिकाएं होती है। इसमें कर्णिकाएं कितनी होती हैं? 3 कर्णिका होती है। एक जो है यहाँ पर है और 2 पीछे की ओर है। जो पीछे वाली हैं वो पुटक को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जो आगे वाली है वो कुल मिलाकर 1/4 पर स्थित है। यानी इसकी जो डिस्टेंस है 1/4 है टोटल के। तो कुल मिलाकर 3 कर्णिका, एक आगे लगी हुई है। ये इसलिए लगी है ताकि मल द्वार में अधिक प्रविष्ट ना हो जाए, एक कर्णिका जो है रोकने के लिए लगाई गई है और 2 पीछे वाली बांधने के लिए लगाई गई है। इसमें हम लोग आगे बात ये कर रहे हैं कि इसकी माप क्या है। आयु के अनुसार मापदंड
बस्ती नेत्र का मापदंड क्या क्या होता है वो भी आप लोग को तुरंत यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो 6, 20 और 12, 6, 20 और 12 यहाँ पर बताया गया है आयु वर्ग। उसके आगे दिया है कि कितना अंगुल होना चाहिए। 6 के आगे 6 अंगुल, 20 यानी 20 आयु वर्ग के लिए 12 अंगुल, और 12 आयु वर्ग के लिए 8 अंगुल की होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 20 आयु वर्ग को मैंने बीच में क्यों रख दिया। तो यहाँ पर आप लोग श्लोक में जब देखेंगे कि षड द्वादश यानी 20 को पहले रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 वर्ष के व्यक्तियों में 12 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसकी टोटल लेंथ को बताया जा रहा है। और इसमें जो आगे का छिद्र होगा, छिद्र की मोटाई भी बताई जा रही है। छिद्र की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आएगा मूंग, बेर और मटर, यानी 6 वाले का मूंग चला जाना चाहिए। जैसे आपने मूंग डाला और वो मूंग चला गया, बस मूंग जा सके, इसके ऊपर की चीजें ना जा सके। 20 के लिए बेर, अब यहाँ पर बेर बड़ी वाली नहीं है, जो जंगली बेर होती है उस बेर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो 12 वर्ष के लिए 8 अंगुल की जो नेत्र बनेगा, उसमें मटर का दाना चला जाए। मटर के दाने को यहाँ पर करकंदू नाम से बोला गया है। बेर के लिए सतीन शब्द का प्रयोग किया गया है, कलाय शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को समझना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इस नेत्र में आगे की जो छिद्र के जो सरकमफ्रेंस है, मतलब ऊपर का जो है उसकी मोटाई, और ये जो पीछे की मोटाई वो कितनी होनी चाहिए। तो आगे की वाली कनिष्ठिका की उंगली यानी कानी उंगली जो होती है हमारी, कनिष्ठिका उंगली के समान अग्रभाग जो गुदा में प्रवेश किया जाता है होना चाहिए, और पिछला जो है अंगूठे के बराबर होना चाहिए, अंगूठे की मोटाई के समान, अंगूठे की मोटाई के समान। तो ये बस्ती नेत्र के विषय में इतनी बातें आप लोगों को हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि किस मटेरियल का बना होना चाहिए बस्ती पुटक। तो इसमें आप एनिमल्स के ब्लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वृद्ध, वो मरा हुआ होना चाहिए, मतलब मर गया हो, अपनी उम्र से मर गया हो। वृद्ध बैल कोई मर गया, उसका आपने ब्लैडर निकालकर उसको अच्छी तरह से साफ करके इस्तेमाल करने योग्य बनाया। वृद्ध बैल, भैंस, हरिण, सूअर या बकरे की दृढ़ पतली सिरा रहित, कंद रहित, कसाय रक्त, तो इसमें ब्लैडरों का इस्तेमाल आप करेंगे। बस ध्यान रखना चाहिए कि उसमें गंध रहित होना चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें गंध रहित होना चाहिए, क्योंकि सड़ा गला रहेगा तो औषधियों में वो सड़न मिलकर हम यूरिन ट्रैक्ट में डाल रहे हैं या फिर एक्सटर्नल जो है एनस में डाल रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन और बढ़ा सकते हैं। कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जमाने में भी मोटे कपड़े हुआ करते थे जो कि पानी को रोक सकने में सक्षम हुआ करते थे। आगे के देखते हैं हम लोग 5वें प्रश्न का क्या उत्तर है। तो बस्ती देने की विधि के बारे में बात बताया जा रहा है। तो शुक्ल पक्ष में शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, मुहूर्त और योग के रहने पर, तो सब कुछ शुभ होना चाहिए। शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुक्ल पक्ष। तो रोगी का जो आहार किया वो पच गया होना चाहिए। मेन बात यही है, जीर्ण जीर्ण अन्न और एकाग्र, उसका मन जो है एकाग्र होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा मन जो है चंचल ज्यादा हो जाता है, कुछ देर बाद एकाग्र हो जाता है मन। तो रोगी का जो खाया हुआ है वो पच गया है, और जो है पुण्य दिवस, मुहूर्त, सारी चीजें
होनी चाहिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बलादी निरूपस्थि। तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि जो योग है उसमें से सारी चीज पूछी जाती है क्या एग्जामों में? तो बिल्कुल नहीं पूछी जाती, पूरी चीजें कहीं नहीं पूछी जाती। जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वही क्वेश्चन आते हैं। तो बलादी निरूपस्थि में एकमात्र क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें किसके मांस का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं बलादी निरूपस्थि में बकरे के मांस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये जो बलादी रसायन नहीं है, बलादी निरूपस्थि है, इसमें किसके मांस का प्रयोग किया गया है? बकरे के मांस का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो मेन क्राइटेरिया फुलफिलमेंट है, ना अति क्षुधार्थ, बहुत अधिक भूख नहीं लगी होनी चाहिए, खाया हुआ पचा होना चाहिए बट बहुत अधिक भूख नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, बस ये 2 प्रश्न यहाँ से किसी भी योग में जो भी बताया जा रहा है वही पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष। तो कितने दोष निकल कर आते हैं बस्ती प्रयोग में? तो जैसे आप बस्ती प्रयोग लगाते हैं तो उसमें क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं? बस्ती लगाने के लिए इंटर्न्स को जनरली दिया जाता है, पहले उन्हें सिखाया जाता है उचित विधि, उसके बाद बच्चों को दिया जाता है कि आप बस्ती लगाना सीखिए। तो उसमें अगर आपने बहुत तेजी से लगा दिया या बहुत धीमा लगाया या नेत्र को टेढ़ा कर दिया तो उससे बहुत सारे अलग अलग व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो कितने होती हैं टोटल याद होना चाहिए, 12 दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर तिर्यक है, यहाँ पर निर्यक शब्द लिखा हुआ था लेकिन इसको तिर्यक बना लीजिएगा। तिर्यक प्रणीते तू न याति धारा। तो अगर तिर्यक आपने प्रविष्ट कर दिया है तो धार में औषधि नहीं जाएगी, ठीक ठीक प्रविष्ट नहीं होगी, एक धार में प्रविष्ट नहीं होगी। आप लोग ये समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो नेत्र है वो चलायमान है, आप हिला रहे हैं, उसे हिला दे रहे हैं तो गुद में व्रण की स्थिति हो जाएगी। गुदे व्रणे स्यात् चलिते तु नेत्रे। नेत्र को चलाने से व्रण में गुद की स्थिति बनती है। अब शनै दत्तः, शनै मतलब शनै मीन्स होता है बहुत धीमा, बहुत धीमा धीमा कर रहे हैं तो न आशय में भी बस्ती, तो आशय में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, यानी पक्वाशय में वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, यानी पक्वाशय तक औषधि नहीं पहुंच पाती। और मान लो प्रधावती अधिपीड़ित, मतलब बहुत अधिक दबा दिया जाए तो कंठ तक भी पहुंच सकती है। तो बहुत अधिक दबाना भी नहीं है, बहुत अधिक स्लो मोशन में भी नहीं करना है। शीत स्तंभ कर हो, तो शीतल है तो स्तंभ कर होगी। और मान लीजिए अतिमात्र उष्णम, बहुत अधिक गर्म है तो मूर्छा विदाह उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा, अगर बहुत अधिक मात्रा में उष्ण है, अतिमात्र उष्णम, तो विदाह और मूर्छा उत्पन्न करेगा। स्निग्ध है तो जाड्य करेगा, स्निग्धो अति जाड्यम। और वात कब बढ़ाएगा? तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, यदि बस्ती का द्रव्य अधिक स्निग्ध हो तो जड़ता उत्पन्न करता है, यदि बस्ती का द्रव्य अधिक रुक्ष हो तो वात का प्रकोपित करता है। ठीक है, पवनम तु रुक्ष, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये जो शब्द है इसको समझने की बहुत अधिक जरूरत है। अगर कोई बस्ती अल्प मात्रा में हो, ये बात बहुत ही सीरियस है यहाँ पर, अल्प मात्रा में हो या फिर उसमें लवण कम मिलाया गया हो तो वो क्या करेगी? अति योग कर देगी। तो यहाँ 2 पॉइंट है, आपसे मिस्टेक हो सकता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यदि औसत पतली हो या उसकी मात्रा अल्प हो
या उसमें जो है नमक ना मिलाया गया हो या कम मिलाया गया हो तो अयोग की स्थिति बनती है। ठीक है। और अधिक मिला दिया गया हो, अधिक दे दिया गया हो तो अतियोग बनाएगा। क्षामम तो सांद्रम सुचिरेण, और बहुत अधिक गाढ़ा हो तो क्षाम उत्पन्न करेगा, इरिटेशन करेगा, वापस नहीं आएगा। बहुत गाढ़ी है तो क्षोभ उत्पन्न करेगा। और यदि औषध में नमक की मात्रा अधिक है तो वो जो है दाह और अतिसार पैदा कर देगा। दाह अतिसार जो है बहुत अधिक लवण मिलाने से होता है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर 12 दोष बस्ती देते समय ये 12 दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये बताइए यदि बस्ती जो है, जो निरूह है, वो बहुत अधिक ठंडी है तो क्या दोष उत्पन्न हो सकता है? अगर कोल्ड है, शीतल है, तो क्या उत्पन्न होगा? शीतल है तो स्तंभकर होगा। ठीक है। बहुत अधिक उष्ण है तो विदाह मूर्छा होगा। बहुत अधिक नमक मिला दिया गया तो दाह अतिसार होगा। क्षामम तो सांद्रम, बहुत मोटा है तो सांद्र हो जाए, क्षाम हो जाए। ठीक है। ये 12 जो है याद होने चाहिए आपको। बस्ती में मधुसेंधों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बस्ती बनाते समय हम किस तरह बनाते हैं उसके बारे में वृत्त भागभट्ट का श्लोक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रम। किस तरह से मिलाया जाता है उसका क्रम है। सबसे पहले मधु में लवण मिलाया जाएगा, फिर स्नेह मिलाया गया, फिर उसी में कल्क मिलाया गया, फिर क्वाथ में सब मिलाकर मथ दिया गया। तो ये जो प्रोसेस है अपनाई जाती है। मधु में लवण, लवण और दोनों के मिक्सचर में स्नेह, स्नेह के मिक्सचर में कल्क, कल्क के मिक्सचर में क्वाथ मिलाया जाता है। ठीक है। ये यही प्रोसीजर यहाँ पर भी वर्णित है। सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अब बात किया जा रहा है कि बस्ती देने के बाद या किस पोजीशन में बस्ती दिया जाता है। तो वाम पार्श्वे जो लेफ्ट लेटरल साइड में उनको लेटाकर बस्ती दिया जाता है। इससे क्या होता है? सुखोपलब्धि, इससे जो है बस्ती तुरंत अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अलाइनमेंट ऑफ एनल कैनाल, रेक्टम एंड अपर अपर इंटेस्टाइन हो जाती है, मतलब एक साथ एक लय में लग जाती है तीनों। और तो और ग्रेविटी का भी फायदा मिलता है, ये आप पोज देख के समझ पाए, ग्रेविटी का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। तो याद रखिएगा वाम पार्श्वे ग्रहणी गुण सभी चीजें जो है एक साथ आ जाती हैं या पार्श्व में स्थित होती हैं। आगे देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि अगर मान लीजिए बस्ती दे रहे हैं उसी समय वात का वेग आ गया या जो है वात का वेग, अपान वायु वेग, या आप का जो है वेग आ गया, तो उसमें जो है आपको क्या करना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले बस्ती को निकालिए और उसको वेग को निवृत्त होने दीजिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, उसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। आगे देखिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं निरुबस्ती दोष का समन। निरुबस्ती जो है किस प्रकार दोषों का समन करती है। जैसे एक बार निरुबस्ती लगाया तो वात का समन करेगी या शोधन करेगी, 2 बार लगाया तो पित्त का, और 3 बार लगाया तो कफ का कर देगी। तो इसमें ये पूछा जाता है कि किस
तरह में किस वे में करती है, तो पहले वात को, फिर पित्त को, फिर कफ को। 1 2 3 का सिस्टम यहाँ पर चलेगा। कफम तृतीया पित्तम द्वितीयस्तु एको अपकर्षते अनिल। ठीक है, वीपी के इस माध्यम से निकालती है। जैसे मान लीजिए कफ जो है, कफ के मतलब वमन के दौरान सबसे पहले क्या निकलता है? वमन के दौरान सबसे पहले क्या निकलता है? अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले औसत निकलती है। ठीक है, औसत वमन की केस बता रहा हूँ, औसत, उसके बाद कफ निकलता है, उसके बाद पित्त निकलता है, फिर अनिल निकलता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये वमन का है। इसी प्रकार निरूह का क्या है? वीपी के बाद पित्त कफ, और वो भी 1 2 3 के रेशियो में ही निकलेगा। अब निरूबस्ती के बाद क्या कर्तव्य करते हैं? तो निरूबस्ती के बाद हमें जांगल मांस रस थोड़ा गर्म करके उसके साथ साली चावल, ठीक है, साली चावल जो है हमें उसे खिलाना चाहिए। पतले मांस रस के साथ साली चावल जो है खाने को देना चाहिए। इसमें खाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उसमें देना चाहिए। अब जो है यहाँ पर निरूह के बारे में, निरूह के बाद निरूबस्ती के देने के बाद किए गए भोजन का पूर्ण रूप से पच जाए तो बल की वृद्धि करने के लिए हम और क्या चीजें अपना सकते हैं? तो इसमें है वातनाशक द्रव्य से सिद्ध हुए तेल से अनुमासन। ठीक है, तो निरूह के बाद कुछ आपको खिलाना है, फिर रात का खाना खिलाना है थोड़ा सा, और वो जो पच जाए, अल्प मात्रा में भोजन कर लेने के बाद शरीर में बल की वृद्धि के लिए, ठीक है, बल की वृद्धि के लिए क्या करें है, इसमें वातनाशक तेलों से अनुवासन वस्ती लगानी है। अब ये जो अनुवासन वस्ती की मात्रा है ये कितनी होनी चाहिए? तो 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, उसमें 12 प्रसरित निरूबस्ती बनाएंगे और इसमें 1/4 कर देंगे उसका, तो 3 प्रसरित यहाँ पर तेल का चलेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस बल बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही कि कितनी मात्रा है, और इसमें टाइपिंग भी किया जाता है, यानी पानी तल से हाथ से स्थिर प्रदेश पर टाइपिंग भी किया जाता है, ताकि वो जो है बस्ती बाहर जल्दी से ना जाए, अंदर ही अंदर, क्योंकि हम अनुवासन को अधिक देर तक अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें उसे सुला देना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अंदर बस्ती के लिए टैपिंग करेंगे, स्फिको पानी तलेन हन्यास स्नेह शीघ्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सुलाने की बात की गई है। तो अनुवासन बस्ती के बाद सुलाने का संकेत किया गया है कि आप सुला देंगे तो कुछ देर तक वो स्नेह उसकी बल की वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्वाथ कल्पना, ये सारी चीजें बनाने के लिए, तो इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो वात पित्त कफ के रोगियों को क्वाथ, स्नेह, मधु, प्रक्षेप, कल्क, ये लवण जो है, यहाँ पर प्रक्षेप को कल्क बोला गया है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में होंगे? तो टोटल जो है 12 प्रश्रित बनता है। टोटल जो है क्या कितना बनता है? 12 प्रश्रित बनता है। इसमें स्नेह और मधु का जो पैटर्न है वो जस्ट अपोजिट रहता है, 3 2 1.5 और 3 2 1.5। निवात को जीतने के लिए 3 की जरूरत होती है स्नेह की, और वही मधु की बात करें तो 1.5 में ही काम चल जाता है। तो ये जो सिस्टम है
इसकी जो कॉपी है, जिसका जो ग्राफ है, वो मैं आज आपको बना के भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मतलब इसमें यही है कि वात पित्त कफ के लिए अलग अलग प्रश्न पे हमें कितनी कितनी चीजें मिलानी चाहिए। आगे बात हम लोग कर रहे हैं एज वाले फॉर्मूले। एज वाले फॉर्मूले मतलब निरुवस्ती की कितनी मात्रा हम देने चाहिए। तो एक वयस्क पुरुष के लिए जो निरु की मात्रा है वो कितनी है, 12%। 19 से 70 वर्ष के लिए 12% की पेया बनाएगा, 12% क्या निरुवस्ती बनाई जाती है, ठीक है। अब बात हम लोग कर रहे हैं कि 12 से कम उम्र के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और 12 से 18 के बीच का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एज बाई टू, एज बाई टू लगेगा 12 से पहले। जैसे मान लीजिए किसी का 11 वर्ष का बच्चा है, तो उसमें हम निरुवस्ती की मात्रा 5.5 जो है प्रसरित देंगे, ठीक है, 5.5 प्रसरित देंगे। तो निकला कैसे, 11/2। 11 वर्ष है, एज का बच्चा है, और 2 से डिवाइड करें तो 12 के अंदर ही फॉर्मूला काम करेगा। 12 से 18 के बीच में एज -6। जैसे मान लीजिए कोई 17 साल का बच्चा है, उसे आप कितनी मात्रा में देंगे, तो 17 में से 6 घटा दीजिए, 11 बचा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 11 बचा, तो 11 प्रसरित इसको चढ़ेगा, ठीक है। नियम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से यहाँ पर। ये बताइए कि 9 या फिर आप बताइए मुझे 9 साल के बच्चे को कितनी प्रतिशत निरुवस्ती देनी चाहिए, और 5 साल के बच्चे को कितनी निरु देनी चाहिए। 9 साल और 5 साल बताइए आप। इसका हो जाएगा 4.5, इसका हो जाएगा 2.5, ठीक है। देखिए 9 वर्ष का बच्चा है तो कितना है 4.5, और अगर 5 वर्ष का बच्चा है तो 2.5। आप लोग आंसर नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या आप लोग को? अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर स्थिर आदि निरुबस्ती। स्थिर आदि निरुबस्ती को कौन सी बस्ती बोला जाता है? लघु पंचमूल वाली बस्ती बोला जाता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है, ये दीपन है, मांस बल प्रदर्श्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात है चक्षुर बलम। यानी क्वेश्चन में आएगा इनमें से कौन सी बस्ती चक्षु को बल देने वाली होती है, तो स्थिर आदि निरुबस्ती इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बात हम लोग कर रहे हैं एरंड मूलादि निरुबस्ती। तो एरंड मूल जो है किसके लिए खत्म कर दिए? कफ आवृत मारुत निग्रह। कफ से आवृत अगर वायु है उसके लिए बेस्ट है एरंड मूलादि निरुबस्ती। तो इन सभी चीजों में क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट, ये इसका इंडिकेशन पूछा जाता है डायरेक्ट, और वो भी अगर इंडिकेशन किसी दोष पर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। यष्टा या निरुबस्ती जो है पित्तनाशक होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यष्टादि निरुबस्ती ये भी पित्त को समन करने वाली होती है। आगे बढ़िए। कोसातकी निरुबस्ती जो है कफनाशक होती है, यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग को याद रखना है, और इसमें कुछ है नहीं। कोसातकादि जो निरुबस्ती है, क से कोसातकादि और क से कफ।
अगला देखिए, यहाँ पर रासनादि निरूपस्ती लिखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रासनादि निरूपस्ती किन दोषों पर काम करती है। तो आपको कफ और वात दोनों पर टिक करना है, क्योंकि कृमि कुष्ठ मेह ब्रह्मो उदर जीर्ण कफ आतुरेपिया यहाँ लिखा हुआ है और निहंत्यवातम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कफ वात बोथ। ठीक है, रासनादि किसमें यूज होता है, कफ एंड वात बोथ। अब निरूपस्ती की संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। निरूपस्ती की संख्या में कोई इंपॉर्टेंट इसमें सिस्टम नहीं है। वात के लिए 1, पित्त के लिए 2 और कफ के लिए 3। वात के लिए किया हुए हो तो मांसरस का प्रयोग, पित्त के लिए किए हो तो क्षीर के साथ, मतलब इस बस्ती के बाद, और दूध के साथ कफ में, यूष के साथ कफ में। ठीक है, क्षीर जो है पित्त के साथ। बीजेपी का जो ट्रिक है ये इसमें आएगा। और इसमें ये जो मदन फल वगैरह है ये भी निरूपस्ती का जो ट्रिक है यहाँ से बनता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कफजन्य विकृति से पीड़ित है, तो उसमें हम मदन फल से सिद्ध तेल का अनुवासन बस्ती देंगे। तो यहाँ पर पी से फल ही बताया गया है, कफ है तो फल। अब ये जो जे है ये क्या है, अनुवासन पित्तजन्य विकृति में जीवनी गण। ठीक है, जीवनी गण। और बी क्या है, वातजन्य विकृति में मांसरस के साथ, पित्तजन्य विकृति में दूध के साथ, कफजन्य में बिल्व तेल। ये बिल्व तेल है। ठीक है, जीवनीगण, बिल्व तेल, जीवनीगण और फल यानी मदन फल। मदन फल से सिद्ध अनुवासन बस्ती देने। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग कल अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।